नमस्कार दोस्तों, सैनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने जो हमारा आज का टॉपिक है वो कार्तिकेयपुर राजवंश है, यानी उसका जो सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने कार्तिकेयपुर का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हमने कार्तिकेयपुर से संबंधित जो उसका राजवंश था, उसकी प्रारंभिक परिस्थिति थी कि क्या क्या परिस्थितियाँ थी, उससे संबंधित अभिलेख और भी कई अन्य चीज़ों के बारे में जाना था। तथा उसका जो पहला परिवार है, यानी जो प्रथम इसमें जो तीन परिवार आते हैं कार्तिकेयपुर, जो आदि कार्तिकेयपुर है, यानी जो जोशीमठ में रहने वाले शासक थे, जिसको कहा जाता था कि जोशीमठ के आसपास वाले यानी कार्तिकेयपुर विषय में रहते थे। तो उसका जो प्रथम परिवार था, जिसकी स्थापना वसंतन देव ने की थी, तो हमने उसके बारे में जाना था, यानी जो 5 उसके शासक थे। तो आइए, ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसको प्रारंभ करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे परीक्षा उपयोगी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं। तो पहला है हमारा जो द्वितीय परिवार के शासक तथा उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं, आइए उनको देख लेते हैं। जो हमारा ये द्वितीय परिवार है, इसमें निम्बरदेव जो द्वितीय परिवार है उसको संस्थापक कहा जाता है, यानी जो द्वितीय परिवार है उसके संस्थापक निम्बरदेव हैं। तो इसमें कार्तिकेयपुर राजवंश के द्वितीय परिवार के संस्थापक हो गए। निम्बरदेव की कोई भी उपाधि इन पर उत्कीर्ण नहीं है, यानी जो अन्य शासक थे जिनमें महाराज परम भद्वारक या आदि अन्य उपाधियां हमें देखने को मिलती हैं, तो इसकी जो निम्बरदेव है इसकी कोई भी उपाधि हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलती है। यह एक शक्तिशाली शासक है जिसकी प्रशंसा ललितसूर देव के ताम्रपत्र लेख में की गई है, यानी इसकी प्रशंसा जो ललितसूर द्वारा निर्गत ताम्रपत्र होता है उसमें इसकी प्रशंसा की गई है कि निम्बरदेव की। तो एक प्रकार से यह शक्तिशाली शासक है। इसके अलावा बागेश्वर शिलालेख में निम्बर्थ तथा पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख में से निम्बरम कहा गया है। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है कि जो बागेश्वर शिलालेख में इसका नाम निम्बर्त बताया गया है और पांडुकेश्वर ताम्रलेख में से निम्बरम कहा गया है। और इसकी पत्नी की बात की जाए तो इसके पत्नी का नाम दाशु या नासु देवी का उल्लेख हमें पता चलता है। कहीं पर दासु का उल्लेख है, कहीं पर नासु का उल्लेख है, तो आप ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख के चलना। तो इसके अलावा जागेश्वर में जो मंदिर का समूह है उसमें इसने मंदिर समूह का या विमानों का निर्माण करवाया था। विमान मंदिर समूह को कहा जाता है। तो ये कहीं पर डायरेक्ट विमान लिखा रहता है कि जागेश्वर में विमान का निर्माण किसने या विमानों का निर्माण किसने करवाया था, तो इसको आप ध्यान में रखना कि ये मंदिर समूह को कहा जाता है। इसके बाद निम्बरदेव के बाद इष्टगणदेव शासक बनते हैं और इष्टगणदेव ये निम्बरदेव के पुत्र रहते हैं। उसके बाद शासन सत्ता जो कार्तिकेयपुर शासन सत्ता है उसको संभालते हैं। ये भी जो पूर्वत इसके जो पूर्वज रहते हैं, इसके पूर्वक जो वो हैं शासक हैं, उनकी भांति ये भी बड़ी उपाधियां धारण करता है, जिसमें परमेश्वर परम ब्राह्मण की उपाधि धारण करता है और यह शैव धर्म का अनुयायी रहते हैं। यानी जो शिव को मानने वाले होते हैं वो उनको शैव धर्म से संबंधित माना जाता है। तो ये शैव धर्म का अनुयायी रहता है। और इसके टाइम में राज्य की जो सीमाएं रहती हैं वो वर्तमान कुमाऊं गढ़वाल तक विस्तृत हो जाती हैं। यानी स्टार्टिंग इन्होंने चमोली के जोशीमठ के आसपास वाले यानी कार्तिकेयपुर विषय से की थी। तो इनकी जो सीमाएं हैं लगातार ये जो इसके पूर्वज जो शासक बनते हैं वो उनकी राज्य विस्तार में लगे रहते हैं। तो कहा जाता है कि इसके टाइम पीरियड में लगभग जो हमारा उत्तराखंड है, वर्तमान उत्तराखंड है, इतना ये विस्तृत हो जाता है, यानी वो पूरा कार्तिकेयपुर शासन के अधीन आ जाता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज है कि पहला ऐसा शासक है जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। तो इस लाइन का मतलब है कि इसने जो पूरा उत्तराखंड है, जो उसकी वर्तमान सीमाएं हैं, वो जब पूरी विस्तृत हो जाती हैं तो इसने समस्त उत्तराखंड को, यानी जो वर्तमान का उत्तराखंड है, उसको जोड़ने का काम किया। यानी पूरे क्षेत्र में या पूरे उत्तराखंड में इसने अपना शासन प्रशासन चलाना प्रारंभ किया। और इसके साथ ही इसने राजपद को दैवीय उत्पत्ति से जोड़ा, यानी जो राजा होता है वो दैवीय उत्पत्ति से उत्पन्न माना जाता है। तो इस चीज को इसने राजपद को इसने दैवीय उत्पत्ति से जोड़ दिया, यानी जो राजा है वह साधारण इंसान न होकर एक देवताओं के समान है।
इसके साथ ही इसने ब्राह्मणों को भी राज संरक्षण प्रदान किया, जिससे ये जो उपाधि है उससे पता चलता है कि इसने ये परम ब्राह्मण, परमेश्वर परम ब्राह्मण की उपाधि धारण करता है। तो इसने ब्राह्मणों को राज संरक्षण भी प्रदान किया था। इसके साथ ही जागेश्वर अल्मोड़ा में नवदुर्गा, महेशमर्दिनी, लकुलीस व नटराज आदि मंदिरों का इसने निर्माण भी करवाया। अब इतना धार्मिक है, ब्राह्मणों को राज संरक्षण प्रदान कर रहा है, तो ये इसने कई प्रमुख जो हिंदू धर्म से संबंधित कई सारे धार्मिक कार्य भी किए। इसमें इन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। महेशमर्दिनी, लकुलीस, नटराज और नवदुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर है, ये इन्होंने जागेश्वर अल्मोड़ा में बनवाए। इसके बाद ललित सूर्यदेव शासक बनते हैं, यानी इनका जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उनका सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक, जिसका समय काल ताम्रपत्रों के आधार पर 832 से 857 ईस्वी के बीच जो हमारे इतिहासकार है, विद्वान है, उनके द्वारा लगाया जाता है। तो इसके आधार पर ही जो अन्य शासक है और इस राजवंश का जो राज्यावधि है तो उसका निर्धारण लगभग 700 ईस्वी के आसपास किया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो प्रमुख चीज़ें हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनको देख लेते हैं कि इष्टगण के पश्चात या ललित सूर्यदेव शासक बनते हैं। अब जो इसमें आप परिस्थितियाँ देखें कि लगभग पूरा उत्तराखंड इनके शासन के अंतर्गत है, काफ़ी बड़ा भूभाग है। राजपद को दैवीय उत्पत्ति के साथ भी जोड़ दिया है, यानी एक जो राजा रहता है वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। तो इन्होंने भी अपने पूर्वजों के भांति महाराजाधिराज, परम भद्वारक, परम महेश्वर और परम ब्राह्मण की उपाधि धारण की, यानी काफ़ी प्रसिद्ध उपाधियाँ ये धारण करते हैं और इस वंश के ये सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। इन्होंने एक वैष्णव मंदिर का निर्माण किया तथा अनेक मंदिरों को भूमिदान भी किया। इन्होंने एक वैष्णव मंदिर बनवाया तथा कहा जाता है कि इन्होंने अनेक मंदिरों को भूमिदान में भी दी। और शासनकाल के अपने 21वें 22वें वर्ष में पांडुकेश्वर में, जो हमने पिछले उसमें पढ़ा, वीडियो में पढ़ा था कि 21वें और 22वें वर्ष में उन्होंने पांडुकेश्वर में ताम्रलेख निर्गत किए थे, तो वही ताम्रलेख इन्होंने वहाँ पर निर्गत करवाए। और इसके साथ ही इन्होंने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष जब कंप्लीट होते हैं तो कंडारा में इन्होंने एक ताम्रलेख का उत्कीर्ण करवाया था। इस वंश का ये सबसे महान शासक है जिसके शासनकाल में सर्वाधिक राज्य साम्राज्य विस्तार होता है, यानी एक शक्तिशाली शासक है। और इसके शासनकाल में, ललित सूर्यदेव के शासनकाल में जो इनका साम्राज्य रहता है वो और भी ज़्यादा विस्तृत हो जाता है। अब तक जो ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं उसमें सर्वाधिक ताम्रपत्र इनके प्राप्त होते हैं, यानी ऐसा शासक जिसके, कार्तिकेयपुर राजवंश का ऐसा पहला शासक जिसके सर्वाधिक ताम्रपत्र हमें देखने को मिलते हैं, वो 3 है। ये तीनों 21वें 22वें और 24वें वर्ष इनके शासनकाल के निर्गत किए गए थे। इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनका नाम लया देवी व समा देवी, 2 इनकी पत्नियां थी, दो जिनका उल्लेख मिलता है। इसके जो इसमें लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि इनका उत्तराधिकारी व लया देवी का, जो ये लया देवी थी तो इनका पुत्र था, उसका नाम भूदेव था। इसके बाद भूदेव शासक बनता है। ललित सूर्यदेव के बाद भूदेव शासक बनता है। इसने भी अपने पूर्वजों की भांति, जैसे ललित सूर्यदेव थे या अन्य कार्तिकेयपुर शासक थे, तो इन्होंने भी महाराजाधिराज, परम भद्वारक, परम ब्राह्मण भक्त और बौद्ध क्षमण, यानी कई प्रमुख उपाधियां इन्होंने धारण की थी। और कहा जाता था कि वह एक कट्टर ब्राह्मण धर्मावलंबी था, यानी एक प्रकार से एक कट्टर ब्राह्मण थे और ब्राह्मणवाद को प्रमोट करते थे। तो इसके साथ ही इन्होंने बागेश्वर मंदिर में एक लेख उत्कीर्ण करवाया था, जो हमें शिलालेख हमें मिलता है। और इनका जो संबंध है बागेश्वर लेख से बताया जाता है कि बागेश्वर लेख से ही पता चलता है कि भूदेव कार्तिकेयपुर राजवंश के एक शासक थे। इसके साथ ही यह द्वितीय परिवार समाप्त होता है। इसमें हमारे 4 प्रमुख शासकों के बारे में जाना। अब इसके बाद इनका तृतीय परिवार प्रारंभ। तृतीय परिवार की स्थापना का जो श्रेय जाता है वह जाता है सलोड़ादित्य को। इसमें अलग अलग बुकों में भी अलग अलग मिलता है, लेकिन ज़्यादातर सलोड़ादित्य हमें देखने को मिलता है। सलोड़ादित्य में से इस राजवंश के तृतीय परिवार का प्रारंभ माना जाता है और इनकी पत्नी का नाम सिंधवली देवी था। जो उनकी पत्नी का नाम था वो सिंधवली देवी था। कभी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं।
इसके बाद सलोड़ादित्य के बाद इच्छादेव शासक बनते हैं और उनके पुत्र जो इच्छादेव या इष्टदेव, इच्छदेव भी कहा जाता है इनको, इन्होंने भी अपने जैसे इनके पूर्वज थे बड़ी बड़ी उपाधि धारण की। महाराजाधिराज हो गए, परम भद्वारक, परम माहेश्वर, परम ब्राह्मण आदि प्रकार की ये भी उपाधियां धारण करते हैं। तो इनके बारे में इतना ही हमें पता चलता है, बाकी इससे ज़्यादा चीज़ें हमें पता नहीं चलती हैं। इसके बाद इच्छर देव के बाद देशर देव का उल्लेख है कि वह कार्तिकेयपुर राजवंश के शासक बनते हैं। इन्होंने भी अपने पूर्वजों की भांति महाराजाधिराज, परम भद्वारक, परम ब्राह्मण, परम माहेश्वर आदि उपाधियां इन्होंने भी धारण की। तो इसके साथ ये कॉमन है कि हर जो ये शासक रहते हैं, तो चाहे प्रथम परिवार के हो या द्वितीय परिवार के हो, ये बड़ी बड़ी उपाधियां ये लगातार धारण किए रहते थे। इसमें नेक्स्ट है कि देशर देव का जो ताम्रपत्र है वो बालेश्वर मंदिर चंपावत से हमें प्राप्त होता है। यानी जो ये ताम्रपत्र, इससे रिलेटेड ताम्रपत्र है वो बालेश्वर मंदिर के जो चंपावत में स्थित है वहां से हमें प्राप्त होता है। ताम्रपत्र में शासन के 5वें वर्ष विजयेश्वर मंदिर को ऐसाल विषय के अंतर्गत यमुना नामक ग्राम अग्रहार के रूप में देने का उल्लेख किया गया है। यानी जो ताम्रपत्र है उसमें लिखा है कि इन्होंने अपने शासनकाल के 5वें वर्ष विजयेश्वर मंदिर को, ऐसाल विषय रहता है यानी एक जिला रहता है ऐसाल, उसके अंतर्गत उन्होंने यमुना नामक ग्राम को अग्रहार में दे दिया था, यानी दान में दे दिया था। यानी दान में उसको मंदिर को दे देते हैं। देशर देव के बाद पद्मदेव शासक बनते हैं और इन्होंने भी अपने पूर्वजों के भांति महाराजाधिराज, परम भद्वारक की उपाधि धारण की और इसके साथ ही इन्होंने अनेक मंदिरों को भूमिदान में भी दी। और इनकी जो पत्नी का नाम था वो इशाल देवी था और ये कार्तिकेयपुर राजवंश का एक शक्तिशाली शासक बताया जाता है। इसके बाद पद्मदेव के बाद हमें सुभिक्ष राज के शासक बनने का पता चलता है और सुभिक्ष राज ने कार्तिकेयपुर से राजधानी स्थानांतरित कर सुभिक्षपुर में स्थापित कर दी थी। कहा जाता है इन्होंने सुभिक्षपुर नगर की स्थापना की और उसके बाद जैसे इन्होंने स्थापना करने के बाद इन्होंने अपनी जो राजधानी थी, जो कार्तिकेयपुर में राजधानी थी, उसको ट्रांसफर कर दिया इन्होंने सुभिक्षपुर में। और कालांतर में सुभिक्ष राज के वंशज ही, जिनमें नरसिंह देव का नाम लगभग कहा जा सामान्य प्राय माना जाता है कि जो नरसिंह देव है उनके द्वारा जो ये राजधानी थी उसको बैजनाथ कार्तिकेयपुर यानी कुमाऊं के क्षेत्र में इन्होंने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। यानी जो सुभिक्ष राज के वंशज ही थे, जिनमें नरसिंह देव का नाम आता है, कि उन्होंने राजधानी को यहाँ से, जो प्राय माने जाते हैं कि वो जोशीमठ के आसपास कहीं कार्तिकेयपुर विषय में थी, तो वहां से कहा जाता है कि उन्होंने राजधानी अपनी ट्रांसफर कर दी थी यानी स्थानांतरित कर दी थी। इन तृतीय परिवार की 5 पीढ़ियों का अनुमानित काल, जो ये तृतीय परिवार है इसके जो 5 शासक हैं उनमें इनका जो अनुमानित काल है वो प्रोफेसर DC सरकार द्वारा 860 से 960 ईस्वी के बीच माना जाता है। इन्होंने जो शासन किया होगा 860 से 960 ईस्वी के बीच क्या होगा। यशवंत कठोर जी इनको 875 से 960 ईस्वी के बीच मानते हैं। यानी ये टाइम थोड़ा जो इनका शासन काल है वो विवादित है और कुछ प्रमाणिक जानकारी हमें, ज़्यादा कुछ जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद सुभिक्ष राज के उपरांत कुछ नरेशों ने कार्तिकेयपुर में शासन किया और उसके बाद ये राजधानी नरसिंह देव द्वारा बैजनाथ कार्तिकेयपुर में स्थानांतरित कर दी जाती है। इसके बाद बैजनाथ कार्तिकेयपुर के नरेश, यानी राजधानी नरसिंह देव द्वारा ट्रांसफर हो गए बैजनाथ कार्तिकेयपुर में। अब वहाँ से हमें कुछ ज़्यादा इनके संबंध में कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, थोड़ा बहुत जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। आइए उनको देख लेते हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। सुभिक्ष राज के वंशजों द्वारा संभवतः नरसिंह देव द्वारा राजधानी स्थानांतरित की जाती है बैजनाथ कार्तिकेयपुर के क्षेत्र में, यानी कुमाऊं गोमती नदी के आसपास के क्षेत्र में, बागेश्वर में। राजधानी कुमाऊं के बागेश्वर में गोमती नदी घाटी में स्थानांतरित हो जाती है। बैजनाथ शिलालेखों में बैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नामक नाम पर राजधानी ट्रांसफर या स्थानांतरित होने का उल्लेख किया गया है, बैद्यनाथ। इसके बाद परवर्ती नरेशों को हम चतुर्थ परिवार के अंतर्गत रखते हैं या उसकी श्रेणी में रखते हैं। यानी इससे पहले हमने 3 परिवारों के बारे में जाना था, तो जो ये इतिहासकार हैं इसको अध्ययन की सुविधा के लिए इसको चौथे परिवार के रूप में रख देते हैं कि जो बैजनाथ कार्तिकेयपुर के शासक थे वो उसके अंतर्गत रख देते हैं। इस वंश के 3 शासकों के नाम बैजनाथ में जो एक मूर्ति लेख हमें प्राप्त होता है
वहां पर 3 शासकों के नामों का, यह परवर्ती या बैजनाथ कार्तिकेयपुर शासकों का उल्लेख किया गया है, जिनमें लखनपाल हो गए, इंद्रपाल हो गए और त्रिभुवनपाल हो गए। यानी ये 3 शासक है जिनका उल्लेख बैजनाथ मूर्तिलेख में किया गया है। अब बैजनाथ संग्रह शिलालेख में परवर्ती शासकों के कुछ नाम हमें प्राप्त होते हैं। ये राहुल शाकरतैन के अनुसार हैं, जिनमें त्रिभुवनपाल, वामन देव, महिपाल, लखनपाल, उदयपाल देव और लखनपाल देव। यानी ये प्रमुख शासकों के नाम हमें वहां से, कि जो परवर्ती शासक रहते हैं बैजनाथ कार्तिकेयपुर के, इनके नाम हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर इनकी राजधानी की बात की जाए, तो इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर विषय में कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी, और जिसकी समानता ज़्यादातर इतिहासकार क्या करते हैं, जोशीमठ के आसपास वाले क्षेत्र से करते हैं। तो कुछ अलग अलग जगह भी बताते हैं, पर जो सामान्यता मानी जाती है वो जोशीमठ के आसपास यानी चमोली के क्षेत्र में मानी जाती है। इसके बाद जो परवर्ती शासक रहते हैं, जिसमें नरसिंह देव का नाम आता है कि उसके द्वारा राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया, तो वो बैजनाथ कार्तिकेयपुर यानी बागेश्वर के क्षेत्र में राजधानी को स्थानांतरित कर देते हैं, जिसका श्रेय नरसिंह देव को जाता है। इसके बाद बैजनाथ कार्तिकेयपुर शासकों के काल के संबंध में प्रमुख जो राजनीतिक घटनाएं घटती हैं, तो ये 2 घटनाओं की हमें जानकारी प्राप्त होती है। एक तो हमें जोधपुर अभिलेख 837 ईस्वी से पता चलती है, और दूसरी हमें पता चलती है कनकपाल का चांदपुरगढ़ शिलालेख जो 888 ईस्वी का है। तो यहाँ पर हमें 2 प्रमुख राजनीतिक घटनाएं देखने को प्राप्त होती हैं। इसमें पहली है कि डॉक्टर मजुमदार का मत है कि प्रतिहार राजा बाउक द्वारा मयूर राज्य यानी कोटद्वार के, वो मयूर राज्य कहा जाता था, के शासक को परास्त किया। यानी जो प्रतिहार शासक रहता है उसके द्वारा मयूर राज्य यानी कोटद्वार, उत्तराखंड के कोटद्वार में जो शासक रहते हैं उनको परास्त करने का उल्लेख है। ये इसकी समानता की जाती है 837 जो जोधपुर का अभिलेख है। लेकिन जो ज़्यादातर इतिहासकार है वह यह घटना ललित सूर्यदेव के शासन के प्रारंभ में तक कुछ समय बाद ललित सूर्य द्वारा मयूर राज्य को जीतने का उल्लेख करते हैं। यानी कि जो ललित सूर्यदेव थे उनके द्वारा इस राज्य को जीता जाता है। अब इसका जो कनकपाल का चांदपुरगढ़ शिलालेख है जो हमें 888 में प्राप्त होता है, यानी 888 का जो शिलालेख है वर्तमान में यह अप्राप्य है, यानी वर्तमान में यह प्राप्त नहीं होता है। उत्तराखंड के पश्चिमी भाग में केदार भूमि में परमार या परमारों की शक्ति का उदय होने से सुभिक्ष राज के बाद उत्तरवर्ती जो कार्तिकेयपुर के शासकों ने 1010 ईस्वी के आसपास बैजनाथ में अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। तो इसका मतलब ये है कि जो सुभिक्ष राज के उत्तरवर्ती शासक थे उनमें चाहे नरसिंह देव की बात की जाए जिन्होंने राजधानी ट्रांसफर करने का जिनको श्रेय जाता है, तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो राजधानी स्थानांतरण करने का जो मुख्य कारण था वो चमोली यानी चांदपुरगढ़ के क्षेत्र में परमार वंश का उदय था। वो लगातार विस्तार कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे जो ये शासक थे इन्होंने अपनी राजधानी कुमाऊं के क्षेत्र में ले गए। इसके बाद कार्तिकेयपुर शासन प्रशासन की बात करते हैं कि उनका शासन प्रशासन कैसा था। तो इनका जो शासन प्रशासन के संबंध में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। यानी अभिलेख हमें बताते हैं कि उनका शासन प्रशासन कैसा था। तो इसमें जो सर्वोच्च शक्ति रहती है वो अंतिम रूप से राजा के पास रहती है, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों की जो अंतिम शक्ति होती थी, यानी राजा ही सर्वोच्च होता था और राजा का निर्णय ही अंतिम होता था। इसमें राजा द्वारा ब्राह्मणों को राज संरक्षण दिया जाता था, यानी इनके शासन प्रशासन में ब्राह्मणों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, जिसमें उनको प्रमुख रूप से राज संरक्षण दिया जाता था। और इसमें जो इनका प्रशासन चलाने के लिए एक क्या होती थी, एक मंत्री परिषद थी जिसमें 18 सदस्य होते थे और इसको अधिष्ठान कहा जाता था। इसमें एक जो राजा को सलाह था, जो अन्य जो चीज़ें होती थी, कोई भी उन्होंने आदेश निकाल दिया था उसको क्रियान्वित करना होता था, तो उसके लिए 18 मंत्रियों की एक परिषद होती थी जिसको अधिष्ठान नाम दिया जाता था। इसमें पूर्ववर्ती भारतीय साम्राज्यों में यथा जैसे गुप्त, हर्ष, मौर्य आदि जो इनसे पहले जो प्रमुख यहाँ पर साम्राज्य थे या राजवंश थे,
तो उनसे उनके समान जो इनका शासन प्रशासन था उसमें हमें काफ़ी कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। यानी उन्हीं के जो शासन प्रशासन के अकॉर्डिंग या चीज़ें इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें में इनमें समानता हमें देखने को प्राप्त होती हैं। अब इस प्रशासन की बात की जाए तो इनका जो प्रशासन था संभवतः वो दो भागों में विभक्त था। पहला केंद्रीय प्रशासन और दूसरा है प्रांतीय प्रशासन। इसमें पहले केंद्रीय प्रशासन की बात की जाए तो केंद्रीय प्रशासन का जो प्रधान शासक होता था वह राजा होता था, और अधिकांश जो कार्तिकेय पूर्व वंश के शासकों द्वारा महाराजाधिराज परम भद्द्वारा की उपाधि धारण की जाती थी। राजा द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न मंत्री व अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। में राजा द्वारा जो विभिन्न कार्य किए जाते थे उसके लिए उनके द्वारा, जैसे आज के टाइम में संसद में जो केंद्र सरकार गठित होती है उसमें भी कई सारे मंत्री बनाए जाते हैं, उसमें राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। तो यानी कई प्रकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनके लिए स्पेशल मंत्री बनाए जाते थे या अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो उसी प्रकार से इनके शासनकाल में भी इनका जो प्रशासन था उसी प्रकार से व्यवस्था थी। तो आइए कुछ हमें जो अभिलेख हो गए साहित्यिक साक्ष्यों से हमें कुछ विभिन्न प्रकार के नाम प्राप्त होते हैं राज अधिकारियों के, तो उनके बारे में देखते हैं। पहला है अमात्य। इसको सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी भी कहा जाता है, प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं आप। एक प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता था, यानी राजा के बाद जो प्रमुख फैसले लेता था उसको अमात्य कहा जाता था। नेक्स्ट है कुमार अमात्य, यानी युवराज जो राजा का बेटा जो बाद में शासक बनता है। महासंधि विग्रहाधिकृत, यानी युद्ध और शांति करने वाला अधिकारी। वरमपाल, यानी सीमावर्ती मार्ग पर जो निगाह रखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। दोषापराधिक, अपराधियों को पकड़ने वाला। और इसके अलावा महादानाक्ष पटालाधिकृत, महादंडनायक, महाप्रतिहार, महाराजा परमोतार, उपरिक, महाकर्ता, गौलमिक व सौलमिक जो पैदल सेना होते थे। दुसाध्य साधनी, गुप्तचर विभाग का अधिकारी। तरपति, नदी घाटों से जो लोग आते जाते थे उनसे टैक्स वसूलना इनका काम होता तरपति का। प्रांतपाल, यानी सीमांत क्षेत्र के सुरक्षा हेतु। और घट्टपाल, यानी गिरद्वारों के रक्षक। तो ये कुछ प्रमुख वो रहते हैं, यानी प्रमुख अधिकारी हैं जिनका हमें उल्लेख अभिलेखों और अन्य साहित्यिक साक्ष्यों के माध्यम से पता चलता है। अब इसके बाद अगर कार्तिकेयपुर सेना की बात की जाए, यानी इतना बड़ा साम्राज्य है तो बिना सेना के वह संभव नहीं था। तो इसके लिए जो कार्तिकेयपुर सेना थी वो 4 भागों में उसको विभक्त किया गया था। जो इनका प्रमुख सेनापति होता था, यानी समस्त सेना का जो सेनापति होता था उसे महाबलाध्यक्ष या हस्त सेवाष्ट्र बलाधिकृत के नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो इसकी सेना थी, जो इनकी कार्तिकेयपुर राजवंश की सेना थी, उसको 4 प्रमुख भागों में बांटा गया था, जिसमें पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना और ऊंट सेना, यानी 4 सेनाएं प्रमुख थी। पैदल सेना के प्रमुख को जैना बलाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। अश्व यानी जो घुड़सेना रहती थी उसके अश्व बलाध्यक्ष, और जो हाथी वाली सेना रहती थी उसको हस्ती बलाध्यक्ष, और ऊंट वाली सेना को उष्ट बलाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। यानी 4 पार्ट में डिवाइड थी इनका, अलग अलग इनको, और जब कहीं युद्ध करना होता था तो एक साथ इन सेना को भेजा जाता था। इसके बाद केंद्रीय प्रशासन के बाद हमारा प्रांतीय प्रशासन है। तो प्रांतीय जो प्रशासन था वह भी 3 भागों में बटा होता है, राज्य, जिला और ग्राम के स्तर पर। इसमें राज्य को उस समय जयकुल भुक्त के नाम से जाना जाता था, और जिले की बात की जाए तो उसको विषय के नाम से जाना जाता था, और गांव को ग्राम या गांव ही कहा जाता था। तो जयकुल भुक्ति में जो प्रमुख अधिकारी होता था, यानी राज्य के स्टेट लेवल पे जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको उपरिक कहा जाता था, और जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे विषयपति, और ग्राम पे ग्रामीणी, और यानी जो आप प्रधान भी कह सकते हो इसमें। और इसकी सहायतार्थ हेतु जो ग्रामीणी रहता था उसकी सहायता के लिए महामनुष्य और मुकद्दम नामक 2 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो उसकी सहायता करते थे। उस टाइम इनका जो मुख्य कार्य होता था वो इनका टैक्स कलेक्ट करना होता था, तथा उसके साथ इनका शासन प्रशासन चलाना होता था। नेक्स्ट है कि कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित अभिलेखों से प्राप्त विषयों का वर्णन।
तो जो कार्तिकेयपुर से संबंधित जो हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं उसमें हमें 4 विषयों का पता चलता है, यानी 4 जनपद या जिलों के बारे में पता चलता है। तो जिनमें टंकणपुर विषय, कार्तिकेयपुर विषय, अंतरांग विषय और ऐसाल विषय प्रमुख है, यानी 4 विषय होने की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इसमें जो टंकणपुर विषय है उसकी जो स्थिति बताई जाती है वो मानी जाती है अलकनंदा भागीरथी यानी देवप्रयाग के संगम से ऊपर, यानी जो अलकनंदा नदी से ऊपर बढ़ते हुए चमोली के साइड, तो ये अलकनंदा नदी के आसपास के क्षेत्र में बताई जाती है। और कार्तिकेयपुर विषय की बात की जाए तो ये जोशीमठ से गोमती नदी के आसपास तक रहती है। और अंतरांग विषय की बात की जाए तो भागीरथी व अलकनंदा के आसपास या मध्य उत्तराखंड में इसकी स्थिति मानी जाती है। और इसके बाद ऐसाल विषय की बात करते हैं तो ऐसाल विषय भागीरथी और यमुना के मध्य के क्षेत्र में माना जाता है। और सुभिक्ष राज के जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में इनका उल्लेख है, या जो अंतरांग विषय है इसका उल्लेख किया गया है। तो ये इनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमें पता नहीं चलती है, जो इतिहासकारों द्वारा माना जाता है या प्रमुख विद्वान इनकी जो स्थिति बताते हैं ये उसके आधार पर निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने योग्य चीज़ है कि अंतरांग विषय का जो उल्लेख है वो सुभिक्ष राज के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश के अगर सामाजिक स्थिति की बात की जाए तो जो कार्तिकेयपुर समाज था उसमें वर्ण व्यवस्था का यानी विद्यापनता यानी वर्ण व्यवस्था उसमें विद्यमान थी। तो ये जो समाज था वह ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं शूद्र वर्ण में प्रमुख रूप से बटा हुआ था और उनका ही समाज में बोलबाला था। तो ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अभी हमने देखा कि जो शासक हैं या राजा हैं उनके द्वारा ब्राह्मणों को राज संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो इसमें जो ब्राह्मण रहते हैं उनके समाज में एक अच्छी स्थिति रहती है और ब्राह्मणों को राज संरक्षण भी प्राप्त है। और जो इसकी पुष्टि है वह शासकों द्वारा ग्रहण उनकी उपाधियों से हमें पता चलती है। इसके अतिरिक्त तो जो उनका समाज रहता है इसमें कोल, किरात, खस, अंबश तो आदि जातियां भी इसमें विद्यमान रहती थी, तथा वो सभी केंद्र और प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से शासन करते थे। इसके बाद अगर इनकी धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो जो कार्तिकेयपुर के शासक थे वो ज़्यादातर क्या थे, शैव मतावलंबी थे, यानी शैव धर्म से संबंधित थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। लेकिन इन्होंने वैष्णव संप्रदाय को भी संरक्षण प्रदान किया, वैष्णव धर्म को भी इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। साथ में इनके समाज में बौद्ध धर्म का भी प्रचलन रहता है। तथा जो शासक रहते हैं उनकी जो नीतियां रहती हैं वो धार्मिक सहिष्णुता की नीतियां रहती हैं, यानी सबको साथ लेके चलने की नीतियां रहती हैं। तो इनमें जो इनके कुल देवता थे वो कार्तिकेय थे, यानी कार्तिकेय को इनके द्वारा अपना कुल देवता माना जाता था। तो कुल देवी की बात की जाए तो नंदा माई या कोटकी माई को इनकी कुल देवी माना जाता है। कार्तिकेयपुर शासकों द्वारा जो धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि दिखाई जाती थी, जिसकी पुष्टि अनेक मंदिर निर्माण से की जाती है, यानी अनेक मंदिरों को दान देना, उनका निर्माण करवाना, जिससे पता चलता है कि वो धार्मिक कार्यों में काफ़ी विशेष रुचि लेते थे। जो अनेक मंदिरों के निर्माण से पुष्टि होती है तो इसमें जो प्रमुख मंदिर हैं प्रमुख शासकों द्वारा बनाए गए हैं। निम्बर देव द्वारा जागेश्वर धाम में मंदिर समूह का निर्माण किया जाता है, यानी निम्बर देव द्वारा जागेश्वर धाम में एक मंदिर समूह का निर्माण किया जाता है। इष्टगण देव द्वारा जागेश्वर धाम में लकुलीस एवं नटराज मंदिर का निर्माण किया जाता है तथा ललितपुर द्वारा बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया जाता है। यानी ये काफ़ी जो ये शासक रहते हैं विशेष धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि दिखाते हैं, तब मंदिरों का इन्हें काफ़ी निर्माण करवाया था। इनके शासन काल में काफ़ी अनेक मंदिरों का निर्माण होता है। जो इनके शासन काल में है इनके अनेक मंदिरों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद इनके शासन काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है इनका कला व स्थापत्य वाला पक्ष। तो आइए इसको देख लेते हैं। अगर कार्तिकेयपुर कला की बात की जाए तो इसको हम 2 भागों में बांट देते हैं, स्थापत्य कला और मूर्ति कला। अब इसमें हम देखते हैं जो स्थापत्य कला है तो इनका जो काल है वो सर्वाधिक समृद्ध काल है। अन्य जो राजवंश आते हैं उनकी तुलना में इनके काल को काफ़ी समृद्ध कला के दृश्य से काफ़ी समृद्ध माना जा सकता है। अधिकांश जो मंदिर हैं जो उत्तराखंड में हमें वर्तमान में दिखाई देते हैं तो अधिकांश मंदिर इसी काल की देन है। शैव हो, वैष्णव मंदिर हो, अनेक मंदिर इसी काल की देन है और इन्हीं के शासन काल में बनवाए गए थे।
मंदिरों का इनका आकार जो होता था वो छोटा एवं मध्यम प्रकार का होता था, और इसमें प्रमुख रूप से जो नागर शैली है मंदिर बनाने की, तो उनका चलन था। यानी नागर शैली में ही प्रमुख रूप से जो मंदिर है वो बने हुए हैं। और मंदिरों में वर्गाकार गर्भगृह का निर्माण किया जाता था। यानी जो गर्भगृह होता था वो वर्गाकार रूप में होता था। और अगर इनके मंदिरों की बात की जाए, कार्तिकेय पूर्वकालीन जो ये शासक हैं, इनके मंदिरों की बात की जाए, तो इसमें हमें दो प्रमुख प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं। एक तो छत्रयुक्त या पैगोडा प्रकार, जिसमें ऊपर छत्र बना होता है, और दूसरा जिसमें शिखर युक्त मंदिर, जो जिनमें ऊपर शिखर बने होते हैं। इसके बाद जो छत्रयुक्त विशेष मंदिर हैं, तो इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। काष्ठ या लकड़ी व ये पाषाण दोनों से निर्मित होते थे। यानी लकड़ी और पत्थर दोनों से ये निर्मित किए जाते थे। तो यानी ये दोनों से मिलकर बने होते थे। कुछ मंदिर पूरे पत्थर से भी बने हैं, परंतु केवल जो उनका शीर्ष भाग है उसमें लकड़ी या काष्ठ का प्रयोग, जो छत्र है वो बना होता था, उसमें लकड़ी लगाई जाती थी। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 12वीं से 13वीं सदी ईस्वी तक ये बने प्रतीत होते हैं। लगभग जो छत्रयुक्त मंदिर है 12वीं 13वीं सदी के आसपास बने प्रतीत होते हैं। और अगर उत्तराखंड में वर्तमान में जो हमें मंदिर दिखाई देते हैं उसमें प्रमुख छत्रयुक्त मंदिरों की बात की जाए, तो इसमें बागेश्वर, लाखामंडल, गोपेश्वर, केदारनाथ, बिनसर, रानीहाट, देवलगढ़, नंदा देवी मंदिर, अल्मोड़ा वाला, तो ये प्रमुख मंदिर है जो छत्रयुक्त मंदिर हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद जो शिखरयुक्त मंदिर हैं, उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, एक तो ये वर्गाकार रूप में है, और दूसरा ये बिना छत्र के हैं। इसमें ये पत्थरों से निर्मित है, यानी पाषाण निर्मित है, और इनमें विमान समूह का होना, यानी ये ग्रुप में है, समूह में बने हुए हैं, सिंगल मतलब एक मंदिर नहीं है। तो इसके बाद इनको जो प्रमुख जो शिखरयुक्त मंदिर हमें वर्तमान उत्तराखंड में दिखाई देते हैं, इसमें बैजनाथ हो गए, बागेश्वर हो गए, जागेश्वर, कटारमल का मंदिर, द्वारहाट, जोशीमठ और आदि बद्री के ये प्रमुख फेमस मंदिर हैं। इसके बाद कार्तिकेयपुर राजवंश कालीन जो मंदिरों में सजावट है, तो उनकी दीवारों पर गंगा यमुना, पशु पक्षियों, मानव, वृक्ष, लताएं एवं युद्ध आदि के चित्रण भी उत्कीर्ण किए जाते थे। यानी उनकी सजावट के लिए जो मंदिर होते थे उसकी दीवारों पर काफी विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। तो जो इसके प्रमुख उदाहरण हैं, लाखामंडल, गोपेश्वर, सोमेश्वर, बैजनाथ, जागेश्वर, तो काफी ये जो मंदिर हैं यहाँ पर हमें काफी दीवारों पर जो विभिन्न प्रकार के चित्र देखने को प्राप्त होते हैं। यानी कि उनकी सजावट के लिए ये स्पेशल कारीगरी की जाती थी। इसके बाद मूर्तिकला, यानी जो मूर्तिकला की बात की जाए, तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, एक तो इसमें अनेक देवी देवताओं की हमें यहाँ मूर्तियां प्राप्त होती हैं। जो मूर्तियां हैं वो पाषाण एवं धातु से निर्मित की गई हैं। यानी जो ज़्यादातर मूर्तियां हैं वो पाषाण एवं पत्थर एवं धातु से बनी हैं। अधिकांश जो मूर्तियां हैं वो पत्थर से बनी हैं। काले, सफ़ेद व हरे बलुए पत्थर से ये मूर्तियां बनाई गई हैं। जो पत्थर से बनी हैं वो काले, सफ़ेद व हरे बलुए पत्थर से बनाई गई हैं। और इसमें बैजनाथ की जो मूर्तियां हैं वो हरे बालुए पाषाण से निर्मित की गई हैं। बैजनाथ में काफ़ी हमें पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती हैं जो हरे बालुए पाषाण से निर्मित की गई हैं। तो इनके अगर शासनकाल में मूर्ति कला के प्रमुख केंद्रों की बात की जाए, तो जिसमें लाखामंडल हो गई, गंगाद्वार हो गए, श्रीनगर हो गए, आदि बद्री हो गए, जोशीमठ हो गया, जागेश्वर, बागेश्वर और कटारमल प्रसिद्ध है। यानी जो मूर्ति कला से संबंधित जो प्रमुख केंद्र जहाँ से हमें मूर्तियां प्राप्त होती हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट है कि राहुल सस्करतैन ने द्वारहाट के काली मठ से प्राप्त जो हरगौरी की मूर्ति है उसे संपूर्ण भारत की सुंदरतम अखंड मूर्ति कहा है। तो यानी राहुल सस्करतैन जो द्वारा इसमें जो मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है, हरगौरी की मूर्ति, उसकी तारीफ की गई है, और उसे कहा गया है कि यह संपूर्ण भारत की सुंदरतम मूर्तियों में से एक है। इसके बाद हम अगर कार्तिकेयपुर अर्थव्यवस्था की बात करें, तो जो इनके इतना बड़ा साम्राज्य है उसमें अर्थव्यवस्था इनकी किस प्रकार से थी, तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि रहता है। यानी कृषि कार्य इनका मुख्य व्यवसाय रहता है, और आय का जो मुख्य स्रोत रहता है वह भू राजस्व रहता है। यानी भू राजस्व से ही इनके जो इतना बड़ा राजवंश है वह चलता है। इसमें इनके टाइम पीरियड में, शासनकाल में, भू राजस्व को भोग कहा जाता था तथा जो भोग को वसूलने वाला अधिकारी होता था उसे सौल्की कहा जाता था।
यानी जो कर टैक्स, वो भोग टैक्स कलेक्ट करता था, उसे सौल्की कहा जाता था। परमावतार भूमि नाप करने वाला, यानी जो भूमि की नाप जोख करता था उसे परमावतार कहा जाता था। भूमि अभिलेख जिसके पास होते थे उसे पट्टकोपचारिक नामक अधिकारी होता था, जिसके पास सारे भूमि अभिलेख सुरक्षित रखे जाते थे। और भूमि के मापन हेतु, यानी भूमि की नाप जोख के लिए द्रोणवापम, नालीवापम दोनों प्रणालियां प्रचलित थी। यानी द्रोणवापम और नालीवापम जो प्रणालियां थी वो भूमि मापन के लिए कार्तिकेय राजवंश में प्रचलित थी। और इसके साथ ही जो राज्य की आय के जो अन्य साधन थे, जिसमें वन खनिज हो गए, पशु हो गए तथा भूतांत्रिक व्यापार, यानी ऊपर तिब्बत क्षेत्र से जो व्यापार भोटों द्वारा, जो भोट प्रजाति द्वारा जो व्यापार किया जाता था, तो उससे भी थोड़ा बहुत जो इनके राज्य की आय थी उसमें बढ़ोतरी हो जाती थी। तो इसके बाद कार्तिकेय राजवंश की जो राजभाषा की बात की जाए तो इसके शासनकाल में जो इनकी राजभाषा रहती है वह संस्कृत रहती है। और इनकी जो लोक भाषा रहती है, यानी राज्य की जो प्रजा थी, आमजन की जो भाषा थी वह पाली थी। लेकिन जो राजभाषा थी, राजकाज में प्रयुक्त की जाती थी इनके शासकों द्वारा, वो संस्कृत थी। इसके बाद अगर कार्तिकेय राजवंश के पतन की बात की जाए तो इसमें 3-4 प्रमुख कारण हमें दिखाई देते हैं। एक तो जो परवर्ती शासक रहते हैं उनकी अयोग्यता, उनके अयोग्यता के कारण ही इतने बड़े साम्राज्य का पतन होता है। उसके अलावा चंद या परमारों का उद्भव, यानी गढ़वाल के क्षेत्र में परमारों का और कुमाऊं के क्षेत्र में लगातार जो चंद शासक रहते हैं उनके द्वारा लगातार अपनी साम्राज्य विस्तार और राज्य विस्तार का हमें पता चलता है, जिससे इनकी जो पतन है उसका कारण हमें प्रतीत होता है। इसके अलावा जो इनके शासनकाल में विघटन और षड्यंत्रकारी प्रवृत्तियां रहती हैं उससे भी इनकी राज्य पतन की ओर अग्रसर होता था। इसके अलावा इसके शासनकाल में कुछ बाह्य आक्रमण भी हमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ये इतने बड़े साम्राज्य का पतन हो जाता है। कार्तिकेय शासकों के बारे में कहा जाता है कि इनके जो लोक हितकारी इन्होंने कार्य किए थे, प्रमुख इन्होंने जनता के उसके लिए प्रमुख जो इन्होंने लोक हितकारी कार्य किए थे, तो उसके कारण कुमाऊं में आज भी एक कहावत है कि जो कार्तिकेय राजवंश के अवसान पर ही सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। यानी इनके साथ ही जो लोकहित कार्य थे उसके साथ ही समाप्त हो गए। जो अन्य राजवंश आए उन्होंने केवल यहाँ पर शासन किया। इसके अलावा कुछ अन्य जो प्रमुख तथ्य हैं इस राजवंश से संबंधित, इनके शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य का यहाँ उत्तराखंड के क्षेत्र में आगमन होता है। और जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं इनका जो समय है 788 से इनका जन्म होता है और 820 में इनकी डेथ होती है। ये जब यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है तो उसको समाप्त करने के लिए बद्रीनाथ में इनके द्वारा ज्योतिर्मठ की स्थापना की जाती है। जो ये ज्योतिर्मठ था ये चौथा व अंतिम मठ इनके द्वारा स्थापित, 4 मठों में अंतिम मठ था जो इनके द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अलावा इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों का पुनरुद्धार भी करवाया था। और इन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड के क्षेत्र में यानी मध्य हिमालय के क्षेत्र में कार्तिकेय शासन काल के क्षेत्र में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। और 820 ईस्वी में केदारनाथ में ही इनकी जो 32 वर्ष की अल्प आयु में ही इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का कार्तिकेय राजवंश समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।